साथियों, मैं 2014 जून में सरकार बनने के तुरंत बाद श्रीहरिकोटा गया था, क्योंकि इसी विभाग का मैं मंत्री भी हूँ, तो मंत्री के नाते भी मुझे इस विभाग के काम को समझना था। तो डिटेल प्रेजेंटेशन सब साइंटिस्टों ने मेरे सामने किया था, और उस समय मैंने एक विषय रखा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सामान्य मानवी के लिए कैसे हो सकता है। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स उस दृष्टि से क्या कर सकते हैं, और उसी में से तय हुआ था कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसकी एक लेखा जोखा ले लिया जाए, और जिन राज्यों में इस दिशा में कुछ न कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं उसकी भी जानकारी इकट्ठी की जाए। और मेरे मन में प्रारंभ से ही था कि ज़्यादातर सरकार का स्वभाव साहस का नहीं होता है। नई चीज़ करना, नई चीज़ को एडॉप्ट करना, वो बहुत समय लगता है, और ज़्यादातर इनोवेशन होते हैं या तो इनिशिएटिव होते हैं तो एक आध उत्साही अधिकारी के आधार पर होते हैं। व्यवस्था के तहत बदलाव, व्यवस्था के तहत न्यू इनिशिएटिव, ये जब तक हम ढांचा खड़ा नहीं करते, हम बदलते हुए युग में अपने आप को इरेलेवेंट बना देते हैं। और इस बात को हमने स्वीकार करना होगा कि इस जनरेशन में हम पर टेक्नोलॉजी एक ड्राइविंग फोर्स है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी मात्रा में इम्पैक्ट है, और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मात्रा में सॉल्यूशन का कारण भी है। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम इन चीज़ों को समझें और हमारी आवश्यकता के अनुसार हम इसे उपयोग में लाएं। आज पूरे विश्व में स्पेस के क्षेत्र में भारत ने अपनी गौरवपूर्ण जगह बनाई है। हमारे साइंटिस्टों ने, हर हिंदुस्तानी गर्व कर सके ऐसे अचीवमेंट किए हैं। लेकिन जब से भारत ने स्पेस साइंस में पैर रखा, तब से एक विवाद चलता रहा है, और वो विवाद ये चला है कि क्या भारत जैसे गरीब देशों ने इस चक्कर में पड़ना चाहिए क्या? अगर हम आज स्पेस में नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हम सैटेलाइट के पीछे रुपये खर्च नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल आज भी उठाए जाते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसके लिए शुरू में एक बात बहुत अच्छी तरह बताई थी। उन्होंने कहा था कि ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि भारत जैसे गरीब देशों ने इस स्पर्धा में क्यों जाना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि हम स्पर्धा के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे प्रयासों में हम कम नहीं रहने चाहिए।
हमारे प्रयास कम नहीं पड़ने चाहिए। जितने भी तौर तरीके हैं, जितने भी माध्यम हैं, जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी इनोवेशंस हैं, ये सारे भारत के सामान्य मानवी के जीवन के बदलाव में उपयोग आ सकते हैं क्या, और उसमें हमने पीछे नहीं रहना चाहिए। विक्रम साराभाई ने उस समय जो दर्शन किया था, आज हम देख रहे हैं कि हम स्पेस के माध्यम से, हमारे साइंस के माध्यम से, हमारे इसरो के माध्यम से जो कुछ भी अचीव हुआ है, आज हम देश के विकास में कहीं न कहीं इसको जोड़ने का कम अधिक मात्रा में सफल प्रयास हुआ है। जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि सब डिपार्टमेंट अब इस बात से जुड़े हैं। कुछ डिपार्टमेंट चल पड़े हैं, कुछ डिपार्टमेंट दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जिसका कोई सपना न हो। राज्यों ने भी अपने सीमित संसाधनों में जिस प्रकार के इनिशिएटिव लिए हैं, और सारे इनिशिएटिव या तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हैं, या डिलीवरी सिस्टम को इजी बनाने का प्रयास के भागरूप है। तात्पर्य यह है कि सारी हर बात में लास्ट मैन सेंटर में है, और हमारे लिए यही आवश्यक है कि हम लगातार नई नई चीजों पर कैसे सोचें, इन व्यवस्थाओं का कैसा उपयोग किया जाए। मैं कुछ दिन पहले बनारस में जो लोको शेड है, वहाँ पर एक हाई पावर इंजन के लोकार्पण के लिए गया था। तो अंदर उनकी जो सारी नई नई व्यवस्थाएं थी वो देख रहा था मैं। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा। मैंने कहा, हवाई जहाज में हम देखते हैं कि एक मॉनिटर होता है पायलट के सामने, और उसे पता रहता है कि इतने मिनट के बाद क्लाउड आएगा, क्लाउड का ये घनता होगी, इसके कारण जहाज में जर्क आ सकता है, और वार्निंग भी देता है अंदर पैसेंजर को। मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो है, क्या हमारे इंजन में जो इंजन ड्राइवर है उसको हम इस प्रकार का मॉनिटर स्क्रीन दे सकते हैं क्या, और सैटेलाइट कनेक्टिविटी हो, और जहां भी अनमैन क्रॉसिंग होते हैं उसको पहले से वार्निंग मिले अपने मॉनिटर पर, स्पेशल प्रकार का लाइटिंग हो, और हॉर्न बजे, और 2-4 किलोमीटर पहले से शुरू हो सकता है क्या। वहाँ ऐसे ही देखते देखते मेरे मन में विचार आया था। मैंने वहाँ जो इंजीनियर्स वगैरह थे उनके सामने विषय रखा। फिर हमारे साइंटिस्ट मिले तो मैंने उनके सामने कहा, मैंने कहा भाई देखिए जरा इस पर क्या कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि 3-4 महीना के कालखंड में उन्होंने मेरी डिपार्टमेंट के मित्रों से गुजारिश है कि आप भी एक छोटा सा सेल बनाइए अपने डिपार्टमेंट में, जो ये सोचता रहे, जिसकी थोड़ी बहुत टेक्नो से भी नेचर हो कि इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, कैसे उपयोग हो सकता है। अगर वो इस बात को समझ ले और वो फिर जरा डिस्कस करें, नीचे ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको देखें, और फिर हम इसरो को कहें कि देखिए हमारे सामने ये पजल है, हमें लगता है कि इसका कोई रास्ता खोजना चाहिए और हमें ये व्यवस्थाएं चाहिए। आप देखिए उनकी टीम लग जाएगी,
टेक्नोलॉजी किस हद तक आपके साथ काम आ सकती है, डाटा कलेक्शन का काम आपका है, कन्वर्जेंस का काम आपका है, और किस प्रकार से उसका परिणाम ला सकते हैं। कई नए इनिशिएटिव हम ले सकते हैं। जब 2014 जून में मैं इसरो में गया था, श्रीहरिकोटा में मैंने बात की थी, जैसा अभी किरण जी ने बताया कि 20 डिपार्टमेंट में कम अधिक मात्रा में काम हो रहा था। आज 60 डिपार्टमेंट्स में स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग पर प्रोएक्टिव गतिविधि हो रही है। थोड़ा सा प्रयास हुआ, छोटी छोटी मीटिंगें हुई डिपार्टमेंट के जगह। मैं मानता हूं शायद हिंदुस्तान में और सरकार के इतिहास में ये पहली बड़ी घटना होगी कि केंद्र और राज्य के करीब 1600 अधिकारी पूरा दिन भर एक ही विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, वर्कशॉप करते हो, और जिसके पास जानकारी हो दूसरे को दे रहा है, जिसके पास जिज्ञासा है वो पूछ रहा है। शायद हिंदुस्तान की सरकार के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में एक ही विषय के सॉल्यूशन के लिए ये पहला कार्यक्रम हुआ होगा। लेकिन ये एक दिन का वर्कशॉप है, एक दिन का वर्कशॉप नहीं है। इसके पूर्व पिछले 6-8 महीनों से लगातार हर डिपार्टमेंट के साथ, हर राज्य के साथ, साइंटिस्टों के साथ मिलना, बातचीत करना, विषयों को पकड़ना, समस्याओं को ढूंढना, सॉल्यूशन को ढूंढना, ये लगातार चला है। और उसी का परिणाम है कि आज हम एक विश्वास के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक लाभ कम से कम खर्च में हो सके उतनी सरलता से गरीब से गरीब व्यक्ति को पहुंचे कैसे, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और आपने देखा होगा, जैसे हरियाणा की एक घटना बताई गई कि उन्होंने उसका इलेक्शन का जो आई कार्ड है उसको ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जोड़ करके उसके जमीन के डॉक्यूमेंट के साथ उसको उन्होंने जोड़ दिया। अब ये सब चीजें पड़ी थी, कहीं न कहीं पड़ी थी, लेकिन किसी ने इसको दिमाग लगाया और जोड़ने का प्रयास किया तो एक नई व्यवस्था खड़ी हो गई। हमारे सामने नया कुछ भी न करें, मान लो हम तय करें भाई नए 6 मंथ में नया कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो उपलब्ध जानकारियां हैं, उपलब्ध टेक्नोलॉजी है, उसी को हमारी आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार से कन्वर्जेंस किया जाए, इस पर भी हम माइंड अप्लाई करें तो हम बहुत बड़ी मात्रा में नए सॉल्यूशन दे सकते हैं और इजी डिलीवरी की व्यवस्था विकसित कर सकते हैं। हमारी पोस्टल डिपार्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क का उपयोग हम सैटेलाइट सिस्टम के साथ जोड़ करके कहां-कहां कर सकते हैं। देश का सामान्य से सामान्य नागरिक और व्यवस्थाओं से जुड़ता हो या न जुड़ता हो, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस से जरूर जुड़ता है। साल में एकाध बार तो उसका पोस्ट ऑफिस से संबंध आता ही आता है। इसका मतलब ये सरकार के पास एक ऐसी इकाई है जो लास्ट मिनट तक सहजता से जुड़ी हुई है। और पोस्ट ऑफिस एक ऐसी व्यवस्था है कि आज भी सामान्य मानवीय को उस पर बड़ा भरोसा है। जिसको आदत होती है तो डाकिया कब आएगा वो देखता रहता है, डाकिया आया क्या, डाकिया गया क्या। भले महीने में एक बार डाक आती हो, लेकिन बेटा बाहर है तो वो डाकिये का इंतजार करती रहती है माँ। ये जो विश्वास है, वो विश्वास के साथ इस टेक्नोलॉजी का जोड़ना, नई नई चीजों को जोड़ना कितना बड़ा परिणाम दे सकता है। जब मैं राज्य में काम कर रहा था तो ये किरण जी हमारे वहीं थे, तो हमारी अच्छी दोस्ती भी थी, तो मैं
उनसे काफ़ी कुछ जानता रहता था, क्या नया हो रहा है, क्या कर रहे हो, दुनिया को क्या देने वाले हो। उसमें से एक हमारा कार्यक्रम बना फिशरमैन के लिए। फिशरमैन को मोबाइल के ऊपर हम जानकारी देते थे कि इतने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर कैच है, और फिश का एक स्वभाव रहता है कि जहाँ जमघट होता है उसका, तो करीब करीब 24 घंटे वहीं रहती है। अब वो पहले फिशिंग के लिए जाते थे तो घंटों तक वो बोट लेकर के जाते थे, देखते रहते थे, वो अपने जाल फेंकते रहते थे, फिर मिला, फिर आगे गए, घंटों तक उनको प्रक्रिया करनी पड़ती थी। ये व्यवस्था देने के बाद वो टारगेटेड जगह पर पहुंचता है, कम समय में पहुंचता है, डीजल वीजल का खर्चा कम होता है और भरपूर मात्रा में कैच मिलता है, फिशिंग करके वापस आ जाता है, समय और शक्ति बच जाती है। टेक्नोलॉजी वही थी, उसका उपयोग गरीब व्यक्ति के लिए कैसे होता है। आज जैसे अभी बताया, मध्य प्रदेश ने आदिवासियों को जमीन के पट्टे देने में इसका उपयोग किया। इससे भी एक कदम आगे हम काम कर सकते हैं। कई लोग, कई आदिवासी क्लेम करते हैं कि भाई ये यहाँ ये हमारे, हम खेती करते थे, हमारी ज़मीनें हमको मिलना चाहिए। गांव के लोग कहते हैं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, वो खेती नहीं करता था, ये बेकार में ज़मीन हड़प करना चाहता है, उसका तो पैतृक जगह वो है, वो वहाँ करता था, अब तो बच्चे बेकार में ही अलग हो गए इसलिए करे। सब झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन हम सैटेलाइट से पुरानी तस्वीरों के आधार पर उसको फोटोग्राफिक सिस्टम से कंपैरिजन से बता सकते हैं कि यहाँ पर पहले फॉरेस्ट था या खेती होती थी या कोई काम होता था। सारी चीज़ें निकाल करके हम उसको प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं। एक आदिवासी हक को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। जिस साइंटिस्ट ने जिस समय सैटेलाइट के लिए काम किया होगा, तब उसे भी शायद पता नहीं होगा कि दूर सुदूर जंगलों में बैठे हुए किसी आदिवासी के हक की लड़ाई वो सैटेलाइट के माध्यम से लड़ रहा है और उसको हक दिला रहा है। ये ताकत टेक्नोलॉजी की है। जिस साइंटिस्ट ने उस काम को किया होगा उसको जब पता चलेगा, अरे वाह, मैंने तो इस काम के लिए किया था, लेकिन एक आदिवासी के हक के लिए मैं सफल हो गया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारा ये काम रहता है कि हम इन चीजों को कैसे उपयोग में लाएं। हमें बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। क्या हर डिपार्टमेंट आइडियाज के लिए यंग जनरेशन को इनवाइट कर सकते हैं क्या, कि भाई हमारे सामने ये इशू है, हमें टेक्नोलॉजिकली और सैटेलाइट सिस्टम या स्पेस साइंस से कैसे रास्ता निकालना चाहिए, आप स्टूडेंट्स के सामने छोड़ दीजिए। आप देखिए, वे एक्सरसाइज करेंगे, वो ऑनलाइन आपके साथ जुड़ेंगे और नए नए आइडियाज देंगे। डिपार्टमेंट में एक सेल बनाइए और यंग जनरेशन तो आजकल बड़ी टेक्नो से भी होती है, उसमें से बनाइए। उनको कहिए कि देखो भाई, आप ज़रा माइंड अप्लाई कीजिए, आपको जरूर नए नए आइडियाज मिलेंगे और आपको इसका परिणाम भी मिलेगा। हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ दिमाग अप्लाई करने का स्वभाव रखता है। अगर भारत, इनोवेटिव भारत, इस पर अगर काम किया जाए तो मैं नहीं मानता हूं कि हम कहीं पीछे नजर आ जाए। हर प्रकार की, आपने देखा होगा, कई अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई किसान अपने खेत का पानी का पंप घर से ही ऑपरेट करता है। कैसे? तो मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट करता है। उसने खुद ने टेक्नोलॉजी डेवलप की और मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और अपने घर से ही उसको पता चला कि बिजली आई है तो अपने घर से ही वो पंप चालू कर देता है और पानी का काम शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो खेत चला जाता है। मुझे एक बार किसी ने बताया कैसे दिमाग काम करता है सामान्य व्यक्ति का। वो एक व्यक्ति जिसने अपने घर में बायोगैस का एक यूनिट लगाया था, गांव के अंदर किसान ने, और अपने जो पशु थे उसका गोबर वगैरह डालता था, अपने घर में किचन में जो काम होता था वो गोबर डालता था और गैस पैदा करता था।
अपने चूल्हे में रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा गैस होने लगा। उसने बुद्धि का उपयोग कैसे किया? उसने ट्रैक्टर की ट्यूब में, अब ट्रैक्टर की ट्यूब कितनी बड़ी होती है अंदाज है, वो गैस उसमें भर लेता था वो, और स्कूटर पर उसको उठा करके, अब स्कूटर के ऊपर कोई ट्रैक्टर की ट्यूब लेके जाता है तो देख करके डर लगता है कि क्या होगा। वो गैस ट्रैक्टर की ट्यूब में भर के ट्रांसपोर्ट करके अपने खेत में ले जाता था, और अपने रॉ विजडम से उस गैस से वो अपना डीजल इंजन को उसने मॉडिफाई किया था, चलाता था और पानी निकालता था। अब देखिए, कोई विज्ञान के तरीके, यानी सामान्य मानवी को भी समझ होता है भाई ये मूलभूत सिद्धांत हो गए, वो उसमें से अपना रास्ता खोजता है और चीज़ों को अप्लाई करता है। हम किस प्रकार से इन चीज़ों पर सोचें, नहीं तो ये सारा ज्ञान विज्ञान का भंडार तो बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन सामान्य मानवी की आवश्यकताओं के लिए हमारा विभाग क्या करता है? आज हमारा एजुकेशन क्वालिटी हमें ठीक करनी है। ये ठीक है, कोई कहेगा ये इतने गांवों में बिजली नहीं है तो कैसे करोगे, इतने गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे करोगे, इतने गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है तो कहाँ करोगे। जिसको ये सोचना है वो ये सोचेगा, लेकिन ये भी तो सोच सकते इतने गांवों में है, इतने शहरों में है, कम से कम वहाँ तो हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टीचर्स, और हिंदुस्तान के बड़े शहर में बैठ करके स्टूडियो में वो बच्चों को पढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि उस टीचर को भी क्वालिटी एजुकेशन की तरफ उसका भी ट्रेनिंग होगा और लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन वो करेगा, और दूर सुदूर जंगलों में भी हमारे गांवों में हम अच्छी शिक्षा को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी मुझे किरण जी बता रहे थे, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने जो कहा कि उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की ब्रॉडबैंड कैपेसिटी की कोई समस्या है, लेकिन मैं उनको पूछ रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न हमारे पास एक्सेस कैपेबिलिटी है। अगर हम इसका उपयोग करने के लिए सोचें, हमारे सेना के जवान सीमा पर है, उनको इसका उपयोग कैसे हो, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ें। हम सीमा की सुरक्षा का बहुत बड़ा काम हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। कभी कभार हम, जैसे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लेकर के चले हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सफलता का सबसे पहला कोई कदम है तो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग है। हम बढ़िया सा कंटूर तैयार कर सकते हैं, हर एक गांव का कंटूर तैयार कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि पानी का प्रवाह किस तरफ है, पानी का क्वांटम कितना हो सकता है, रेनफॉल कितना हो सकता है, और इसके आधार पर भविष्य की पूरी डिजाइन हम टेक्नोलॉजी के आधार पर बना सकते हैं। एक प्रकार से ये साइंस गुड गवर्नेंस के लिए एक अहम रोल पैदा कर सकता है। पहले हम प्लानिंग करते थे तो सामान्य अपने अनुभव के आधार पर करते थे। आज सैटेलाइट के माध्यम से हम वो प्लानिंग कर सकते हैं कि जिसके कारण हमारा खर्च भी बच सकता है, समय भी बच सकता है, और इजी। आज रोड नेटवर्क बनाना है, अब आप देखिए दशरथ मांझी इतना बड़ा पॉपुलर हो गया, लेकिन कारण क्या था? सरकार ने रोड ऐसा बनाया कि एक गांव से दूसरे गांव जाना था तो पहाड़ के किनारे किनारे जाता था और 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता था। दशरथ मांझी का रॉ विजडम कहता था, उसका जीआईएस उसी में जन्म से लाया होगा, जीआईएस सिस्टम। वो उसको लगता था यहाँ सीधा चला जाऊँ तो 2 किलोमीटर में पहुँच जाऊँगा, और वो अपने हथौड़े से उसने वो रास्ता बना दिया। आज टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल है कि कोई दशरथ मांझी को अपनी ज़िंदगी खपानी नहीं पड़ेगी। आप शॉर्टेस्ट वे में अपना रास्ता खोज सकते हो, बना सकते हो। हम इस टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, और उपयोग कर करके हम इसे हमारे, अब देखिए हमारे यहाँ कैनाल भी बनती है, ऐसे ऐसे जब हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि भाई
ये कैनाल भी इतने इतने सांप की तरह क्यों जा रही है? तो एक तो बनाते समय देखा होगा चलो यहाँ से चले जाए, या तो किसी डिसीजन मेकिंग पर कोई न कोई प्रेशर आया होगा, नहीं यार इसका खेत बचाना है, जरा उधर ले जाओ, तो सांप की तरह हम लेते चले गए। लेकिन अगर हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का उस समय अवसर मिला होता तो शायद एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ हम काम कर सकते थे। हमारे जितने भी, अब देखिए एंक्रोचमेंट का, हाईवेज पर बड़े एंक्रोचमेंट की चिंता होती है। सैटेलाइट के द्वारा हम रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे हाईवेज पर एंक्रोचमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, हम आराम से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रास्ता। हमारा वाइल्ड लाइफ, हमारी वाइल्ड लाइफ को गिनती करने का 5 साल में एक बार हम करते हैं, और वाइल्ड लाइफ की गिनती के लिए भी 50 प्रकार के सवाल आते हैं, कैमरा लगाते हैं, कोई उसके पैर का नाप ले लेता है काफ़ी। मैं मानता हूं कि हम सैटेलाइट सिस्टम से महीने भर ऑब्जर्व करें तो हम चीज़ों को खोज सकते हैं कि इस प्रकार के जो हमारे वाइल्ड लाइफ है वो इस प्रकार यहाँ रहता है, इनकी मूवमेंट का ये एरिया है, आप आराम से इन चीज़ों को गिन सकते हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग इतनी सहजता से, सरलता से हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे डिपार्टमेंट इस पर कैसे काम करें। हमारे पास बंजर भूमि बहुत बड़ी मात्रा में है, 1-1 इंच जमीन का सदुपयोग कैसे हो, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। हमारे जंगल कभी कट गए इसका खबर आती है, रेड चंदन जहाँ है वहाँ बोले कटाई बहुत होती है। क्या हमारा परमानेंट हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरा रेगुलर हमें अपडेट नहीं दे सकते क्या कि भाई रेड चंदन वाला इलाका है, यहाँ कोई भी मूवमेंट होगी तो हम तुरंत पता चलेगा। माइनिंग की विशेषता क्या होती है कि वो सारी सिस्टम तो परफेक्ट होती है कागज़ पे, उसको माइनिंग का मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, लेकिन जो उसको 2 स्क्वायर किलोमीटर बाय 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मिला होगा वो वहाँ शुरू नहीं करता है, उसके बगल में खुदाई करता है। अब कोई जाएगा तो उसको भी लगता है हाँ यार उसको तो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो थोड़ा नापता है कि कितने फुट कहाँ है। लेकिन अगर उसको सैटेलाइट सिस्टम से वॉच किया जाए तो 1 इंच इधर उधर नहीं जा सकता, जो जगह उसको तय हुई है वहीं पर ही माइनिंग कर सकता है, और हम उसके व्हीकल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि दिन में कितने व्हीकल निकले, कितना गया, और टैक्सेशन सिस्टम के साथ भी उसको जोड़ा जा सकता है। ये आराम से काम हो सकता है। हमारे यहाँ रोड टैक्स लेते हैं, कभी कभार रोड टैक्स में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत मात्रा में लीकेजेज बचा सकते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और हम स्मूथ व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है, और एक लंबे अरसे तक हमारे साइंटिस्टों ने पुरुषार्थ करके इसको पाया है। हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको सहज रूप से कैसे अपने यहाँ लागू करें, और जो भी विभाग इसका आदी होगा, जिसको जरा स्वभाव होगा, आपने देखा होगा कि उसको लगता हो कि ये तो मेरे पूरी काम को ही बड़ा इजी बना दिया है, बड़ा सरल कर दिया है, तो वो उसमें फिर इन्वॉल्व होता जाएगा। जिसको ये पता नहीं भाई इसका क्या है तो क्या यार छोड़ो भाई, मैं 2 साल के बाद रिटायर्ड होना है, क्या है छोड़ो यार तुम कर लेना। जो ऊर्जा खो देते हैं जी, वो रिटायर्ड होने के बाद भी जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। और इसलिए हम हर पल भले हम सीनियर मोस्ट हैं, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पद आता है, तो भी हम कोई ऐसे फुटप्रिंट छोड़ के जाएं ताकि हमारे बाद की नई पीढ़ियों को सालों तक काम करने का अवसर मिले। ये जो आज प्रयास किया उसमें मैंने एक प्रकार से 3 पीढ़ी को इकट्ठा किया है। जो फ्रेश अभी अभी मसूरे से निकले हैं वो नौजवान भी यहाँ बैठे हैं, और जो सोचते होंगे भाई 30 तारीख को रिटायर होना है कि अगली 30 तारीख को होना है, वो भी बैठे हैं।
यानी एक प्रकार से 3 पीढ़ी यहाँ बैठी है। मैंने इस सबको इकट्ठा करने का मेरा प्रयास ये था, जूनियर लोगों को यहाँ ज़्यादा बिठाया। इसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ ये लीगेसी आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि फिर नई टीम आए तब उनको चिंता हो कि अब क्या करें यार, पुराने वाले तो चले गए, या पुराने वाला सोचेगा बोला आखिर में क्या करे भाई, अभी एक बार चला लो। हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है हर डिपार्टमेंट एक एक छोटा काम सोचे कि हम 2015 में, अभी भी हमारे पास 3-4 महीने हैं, एक चीज आइडेंटिफाई करें। हमें लगता है कि सैटेलाइट सिस्टम से हम इसको उपयोग कर सकते हैं, और फिर उसके लिए आउटसोर्स करना पड़े तो कुछ नौजवानों की मदद लेनी पड़े तो हम लें, लेकिन कुछ करके दिखाएं। उसी प्रकार से जैसा ये एक पूरे देश का वर्कशॉप हुआ है, राज्यों से भी मेरा आग्रह है कि राज्य भी अपने राज्य की इसी प्रकार की 2-3 पीढ़ियों को इकट्ठी करके एक पूरे दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। भारत सरकार के कोई न कोई अधिकारी वहाँ जाएं और वे भी अपने लिए प्लान वर्कआउट करें। तीसरा मुझे आवश्यक लगता है कि ये सब होने के बाद भी डिसीजन मेकिंग करने वालों को अगर हम सेंसिटाइज नहीं करेंगे, उनको अगर परिचित नहीं करवाए ये चीजें क्या है। गांव का जो प्रधान है वहां से लेकर के एमएलए तक जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, उनको कभी न कभी ऐसी इंस्टीट्यूशन दिखाने का कार्यक्रम करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि देखिए भाई, आपके गांव की इतनी चीजों को सैटेलाइट से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसका विश्वास बढ़ जाएगा और वो इन चीजों को करेगा। एक बार हम और गांव के प्रधान को बुलाएंगे तो वहां के पटवारी को भी आप जरूर बुलाएंगे, तो एक गांव की 5-7 प्रमुख लोगों की टीम होती है जो सरकार को रिप्रेजेंट करती हैं, वे सेंसिटाइज हो जाएगी। हमें इस चीज को नीचे तक परकोलेट करना है। अगर हमें नीचे तक परकोलेट करना है तो मैं चाहूंगा कि इसके कारण हम कर सकते हैं। हम ये मान के चले कि गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रियल टाइम डिलीवरी के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ये सबसे ताकतवर हमारे पास माध्यम होता है। अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है परफेक्ट प्लानिंग। परफेक्ट प्लानिंग के अंदर आपको इतना बढ़िया डाटाबेस मिले, आपको मैप्स मिले, आपको 3D रिजोल्यूशंस मिले, मैं नहीं मानता हूं कि प्लानिंग में कोई कमी आ सकती है। अगर परफेक्ट प्लानिंग है और प्रॉपर रोड मैप है इम्प्लीमेंटेशन का, और टाइम फ्रेम में आपका गोल सेट किए हैं, मैं मानता हूं कि हम जो चाहें वो परिणामों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारा समय का स्पान कम करते हुए क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करके हम परिणाम ला सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 2 ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नोटिस में नहीं आई है, लेकिन उसने हजारों लोगों की जिंदगी को बचाया है। लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान बचाया है। पिछले वर्ष नेपाल में पहाड़ों में बर्फ की शिलाएं गिरी, और बर्फ की शिलाएं गिरने के कारण जो पानी का प्रवाह बह रहा था वो सारा चौकअप हो गया। अब बर्फ थे तो वो जम गए, और उधर पानी जो रुकता गया वो भी जमता गया। अब हमारे सामने चैलेंज ये आई कि जब गर्मी शुरू होगी और मान लीजिए ये पहाड़ जो बर्फ के पड़े हैं वो एकदम से टूट गए और ये पूरा फ्लो चल पड़ा, तो नीचे कुछ नहीं बढ़ेगा। बड़े बड़े पहाड़ के बर्फ के पहाड़ फिसल करके नीचे आएंगे और गांव के गांव को तबाह कर देंगे। हमारे यहाँ से एनडीआरएफ की टीम गई, सेना के लोग गए, नेपाल सरकार को मदद की, और बॉम्बार्डिंग करना पड़ा। हेलीकॉप्टर, कठिन था इलाका, गए हमारे जवान, बॉम्बार्डिंग करना पड़ा,
और उन पहाड़ों को, शिलाओं को, बर्फ की शिलाओं को तोड़ा और पानी का प्रवाह शुरू किया। ये सारा संभव इसलिए हुआ कि सैटेलाइट के द्वारा इमेज मिली कि ये एक नया ब्लॉकेज शुरू हुआ है। दूसरी समस्या आई कोशी नदी पे। नेपाल में कोशी का जो हिस्सा है लैंडस्लाइड हुआ, पानी का प्रवाह बंद हो गया, उधर पानी जमता गया। आप मानते हैं, कल्पना कर सकते हैं, मिट्टी का डैम बन जाए और पानी भर जाए और जिस दिन खुलेगा तो क्या होगा। सबसे पहले एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ से बिहार भेजा और कोशी के रास्ते पर जितने गांव थे सारे के सारे गांव खाली करवाए। लोग गुस्सा भी कर रहे थे, भी पानी तो है नहीं, बारिश होने दी, आप क्यों खाली करवा रहे हो। उनको बड़ी मुश्किल से समझाया, दबाव भी डाला, उनको हटाया। और उधर की तरफ उस पानी के प्रवाह को चालू करने के लिए रास्ते खोजते रहे, किस प्रकार से क्या समस्या का समाधान किया जाए। सदनसीब से उस रास्ते निकले और धीरे धीरे पानी का बहाव शुरू हुआ और हम एक बहुत बड़े संकट से बच गए। और ये भी तब संभव हुआ, सैटेलाइट का रेगुलर इमेजिनरी मॉनिटरिंग हो रहा था, उससे पता चला कि इतना बड़ा संकट आने वाला है। पिछले दिनों आपने देखा होगा वाइजाग में जो हुडहुड आया, और हमारे विभाग के लोग राठौड़ यहाँ बैठे हैं, इतना परफेक्ट इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने कि साइक्लोन कितना दूर है, कितनी इंटेंसिटी है, किस एंगल से जा रहा है और कब वो आकर के वाइजॉग को परेशान करेगा। मैं मानता हूं इतना परफेक्ट इंफॉर्मेशन था, और जस्ट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। और उसका परिणाम हुआ कि इतना बड़ा हुडहुड वाइजॉग में आया, कम से कम नुकसान हुआ। हम डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से, अर्ली वार्निंग की दृष्टि से, प्रिपेयर्डनेस की दृष्टि से मानव जात के कल्याण का एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसलिए हम इन विषयों में जितने हम सेंसिटाइज होते हैं, हमारे सारे डिपार्टमेंट उस दिशा में सोचने लगते हैं कि हाँ भाई, हमारे यहाँ ये यंग टीम है, 2-4 लोगों को हम लगाएंगे। मैं ये भी चाहता हूँ कि इसरो भी, जिस प्रकार से हमारे यहाँ अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। हम स्टूडेंट्स को तैयार करें, स्टूडेंट्स को नीचे लेक्चर देने के लिए भेजें, स्लाइड शो करें, एक अच्छी वीडियो बनाएं, लोगों को समझाएं कि क्या चीज़ है, कैसे काम आती है। एक मास एजुकेशन का कार्यक्रम इसरो ने इनिशिएट करना चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट इनकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन एक प्रोग्रामिंग तैयार करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को तैयार करना चाहिए, उनसे 1 वीक 2 वीक मांगना चाहिए कि आप 1 वीक 2 वीक दीजिए, 10 स्कूल कॉलेज में आपको जाना है, ये लेक्चर दे करके आ जाइए। तो हमारे एक जनरेशन भी तैयार होगी इस चीज़ों से, और जो सुनेंगे उनको थोड़ा थोड़ा परिचय होगा कि ये चीज़ है। एक करने वाला काम मुझे लगता है। अभी मैंने 15 अगस्त को लाल किले पर से कहा था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अभी जो बताया गया स्लाइड में, करीब 3000 छोटे मोटे प्राइवेट यूनिट हैं जो हमारी इस गतिविधि के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है जी, मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में विकास के लिए स्काई द लिमिट। हम इस प्रकार के हमारे जो साइंटिफिक टेम्पर के जो नौजवान हैं, उनको स्टार्टअप के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं क्या? हम उनको ब्लूप्रिंट दे सकते हैं क्या कि भाई ये 400 प्रकार के काम ऐसे हैं कि नौजवान आगे आए और वो उसमें कुछ इनोवेशंस करे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करे, कुछ चीज़ें बनाए, हमारे स्पेस साइंस के लिए बहुत काम आने वाली है, या हमारे स्पेस साइंस की यूटिलिटी के लिए नीचे काम आने वाली है। या तो हम अपग्रेड जाने के लिए करें या हम डाउनग्रेड जाने के लिए करें, लेकिन हम दोनों रास्तों पर कैसे काम करें, हम इस पर सोच सकते हैं क्या? अगर हम इस व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये जो एक ड्रीम है, उसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का भरपूर हम उपयोग कर करके उनको क्या, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, वे भी इस दिशा में सोचे कि इस प्रकार से स्टार्टअप के लोग आते हैं जो साइंस में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं,
तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, इसरो के साथ मिलकर के की जाए। आप देखिए हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। हर एक डिपार्टमेंट की एक चिंता थी कैपेसिटी बिल्डिंग की। ये बात सही है कि हम स्वभाव से इन चीज़ों को स्वीकार करने की आदि नहीं होने के कारण इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। हम जब रिक्रूटमेंट करें हमारे नई लोगों को, तो रिक्रूटमेंट करके भी इस प्रकार के विज्ञान से जुड़े हुए स्टूडेंट को ज़्यादा लें, ताकि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सुविधा रही। हमारे यहाँ पूछा जाए डिपार्टमेंट कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं जिनकी इस चीज़ों में रुचि है, तो फिर इनको 7 दिन 10 दिन का एक कोर्स करवाया जा सकता है। अगर हम इस व्यवस्था को करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर हो गया तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग अपने आप आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज से इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी नहीं आती है। इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी का आधार स्ट्रक्चर नहीं होता है, बिल्डिंग कैसा है वो नहीं होता है, इक्विपमेंट कैसे होते हैं वो नहीं होता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसी है वो नहीं होता है। उसका मूल आधार होता है ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। अगर आपके पास उत्तम प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स होता है तो हम कल्पना, आप में से कभी, मैं तो चाहता था यहाँ एक स्लाइड दिखानी चाहिए थी। भारत स्पेस साइंस में गया और जिसका आज इतना बड़ा नाम होता है, पहला जो हमारा स्पेस का जो छोड़ने का था, उसकी पहली फोटो है तो साइकिल पर एक मजदूर उठा के ले जा रहा है। भारत का पहला जो स्पेस प्रयोग हुआ वो एक गैराज के अंदर ट्रायल हुआ था, यानी उसकी गतिविधि गैराज में हुई थी और साइकिल पर उसका शिफ्टिंग होता था ले जाने का। यानी वहां से, अगर इसका मतलब ये हुआ कि और व्यवस्थाओं की ताकत कम होती है, ह्यूमन रिसोर्स की ताकत ज़्यादा होती है, जिसने हमें आसमान की ऊंचाइयों को सर करने के लिए ले गए, जबकि जमीन पर उसको साइकिल पर उठा के ले जाया गया था। ये दो चीजें हैं जो हमारे लिए, इससे बड़ी कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि हमारे साइंस में हमारे भीतर की जो ताकत है वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती है। ये संभावनाएं हमारे पास पड़ी हुई है। अच्छे प्लानिंग के लिए, समय सीमा में इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इसका भरपूर उपयोग करें। और मुझे विश्वास है कि आज पूरे दिन भर ये जो एक्सरसाइज हुई है और करीब 1600 अधिकारी और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले अधिकारियों के ये मंथन आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कॉमन के मैन के बीच में स्पेस रह जाए। और इसलिए हमारा काम है कि कॉमन मैन और स्पेस टेक्नोलॉजी के बीच में अब स्पेस नहीं रहना चाहिए। ये सपना पूरा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your enlightening address. Your words